हेलो एवरीवन। मेरा नाम है दीपांशु यादव और मैं एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ एट एएसएमसी एटा। और शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे गंदी सी शक्ल लेके बाल कटे हुए मैं आपके सामने आ गया हूँ। तो अभी रिसेंटली मेरी फ्रेशर्स पार्टी हुई है 30 तारीख को। तो बस ये सीनियर्स का प्यार है थोड़ा बहुत, जो समय समय पे बरसता रहता है, आप लोगों पे भी बरसेगा। तो मैं यार अभी अभी जैसे नीट का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है तो देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा टेंशन का माहौल चल रहा है। मेरे दोस्त फ़ोन कर रहे हैं, यार भाई पेपर ख़राब हो गया है ना, पेपर सॉल्व ही नहीं हो रहा था, फिज़िक्स का नंबर कम आ रहे हैं। लास्ट ईयर जिन लड़कों के या मेरे जिन जो भी मेरे दोस्त थे जिनके मार्क्स 640 630 थे, इस बार उनके मार्क्स 500 भी नहीं आ रहे हैं ना, 500 भी नहीं आ रहे अच्छे से। तो बहुत परेशान हैं, बोल रहे हैं कि यार क्या आप तो समझ नहीं आ रहा है, इजी पेपर था तब भी नहीं हुआ, अब टफ पेपर है तब भी इतने कम मार्क्स रह गए हैं, होगा कि नहीं होगा, क्या करें क्या ना करें, ड्रॉप लें या नहीं लें। तो वो तो बहुत परेशान थे और ऑब्वियस सी बात है परेशान होना यार, कि 3 बार 4 बार आपका जब अटेम्प्ट हो चुका है फिर भी इतनी अनसर्टेनिटी हो तो परेशान होना जायज़ बात है ना। लेकिन इतना इतना ज़्यादा परेशान नहीं हो जाना है कि रो रही है बुरी तरीके से। ठीक है, अभी वेट करो थोड़ा सा। और पेपर, इसमें कोई दो राय नहीं है या इसमें कोई डाउट नहीं है कि पेपर टफ था। पेपर डेफिनेटली टफ था यार। फिजिक्स का पेपर भाई, ऐसा पेपर मैंने जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैं 36 ईयर वाली जो आती है बुक वो मैं लगाता था, तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चन एक या दो ही मिलते थे जो इस बार के पेपर में भर भर के दिए गए है ना। भर भर के क्वेश्चन दिए गए हैं, भर भर के स्टैंडर्ड क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनसे हमारे टीचर्स कहते थे कि यार ये तुम स्टैंडर्ड रिजल्ट इनके याद रखो, अगर ये कभी पेपर में आया तो तुम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, तुम्हारे पास बेनिफिट होगा कि सारे बच्चे सॉल्व करेंगे, तुम्हें रिजल्ट याद होगा तो तुम सॉल्व कर सकते हो। तो उस टाइप के भी क्वेश्चन आए हैं। और डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन, तो पहले जो क्वेश्चन हम ये बोल के छोड़ देते अरे इसमें तो डिफ्रेंशिएशन यूज हो रहा है इतना तंगड़ा, ये तो नहीं आएगा पेपर में, तो इस बार ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं। और मुझे नहीं लगता कि 3 घंटे के उस प्रेशर में कोई भी ऐसे आसानी से वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है ना। जब आप शांत माइंड से 1-2 मिनट, तो आपको यही नहीं पता चलेगा उन क्वेश्चंस में कि आप शुरू लाइक मतलब सॉल्व कहाँ से करें, कहाँ से स्टार्ट किया जाए क्वेश्चन को। तो ये चीज़ रही। और दूसरी बात है कि पेपर, हाँ टफ था पेपर, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी जो कुछ चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की हैं पेपर में वो मैं आपको बताऊंगा और देखेंगे कि क्या होता है आगे, आंसर की आती है। तो यार एक चीज़ है कि सबसे पहले तो ये है कि पेपर में आपके साथ हुआ क्या। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार पेपर जब इजी आ रहा है 2019, 20, 21, 22, 22 में थोड़ा सा पेपर का पैटर्न बदला था, उसके बाद से फिर लगा सेशन 22 में पहली बार आए थे है ना, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा आए थे, फिर 23 का 24 का पेपर इजी था बहुत। तो उसके बाद 25, वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम है ना, इस बार बना दिया एनटीए ने नीट को ऐसा पेपर सेट करके। और दूसरी बात यह है कि आप ऐसा ब्लाइंड खेल खेल रहे हो जहाँ पे सामने वाली पार्टी का कोई भरोसा नहीं है कि वो क्या करने वाली है, पेपर इजी देगी या टफ देगी। आप बस जो आपका बेस्ट है आप वो दे सकते हो, उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। लाइक कुछ लोग तो बोल रहे थे कि एनटीए कभी टफ पेपर बना ही नहीं सकती है ना, 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, ऐसा कैसे बना दिया। तो देखो, ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको ऐसा ही क्वेश्चन दिया जाएगा। हाँ डेफिनेटली उसका जो कॉन्सेप्ट होगा वो आपकी बुक से ही होगा, एनसीईआरटी से होगा, लेकिन उसको अप्रोच कैसे करना है वो चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी, और जो आती क्वेश्चन प्रैक्टिस से। तो इस बार जो खेल था वो था कि आप कितने ज़्यादा वेराइटी ऑफ क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किए हैं। तो जिसने किए हैं तो पेपर तो तब भी उनके लिए भी टफ था, लेकिन उन्होंने मैनेज किया है टाइम को कि पेपर को कैसे अटैम्प्ट किया जाए। तो पेपर तो टफ था, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इजी पेपर है। तो सबसे पहली बात यह है कि जब भी पेपर ऐसा आता है तो आप अपने मैक्सिमम लेवल पे काम नहीं कर पाते हो, अपना फुल पोटेंशियल नहीं दे सकते, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में पैनिक होता है बहुत ज़्यादा। जब पेपर एक तरफ लेंदी हो और दूसरी तरफ टफ हो, जैसे बायो का मैं कहूँगा तो बायो का पेपर लेंदी था यार। उसमें क्या था कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे कि हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट।
तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे। और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको एनसीईआरटी की रीडिंग नहीं, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। दोनों चीज़ें बहुत अलग हैं, है ना, क्योंकि एनसीईआरटी एक एक लाइन में ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं कि अगर आप उसको अच्छे से डिकोड नहीं कर पाओगे तो आप एग्ज़ाम में गलत कर दोगे। जब क्वेश्चन फ्रेम होते हैं एनसीईआरटी की बिटवीन लाइन से, कभी कभी कहते हैं ना कि बिटवीन द लाइन्स एनसीईआरटी पढ़ो, उसका मतलब ये होता है कि अगर एनसीईआरटी लाइन में लिखा हुआ है कि मान लो जैसे कि आप एनिमल किंगडम में देखो, उसमें लिखा हुआ है आपके में पॉरीफेरा में कि मोस्ट ऑफ दी पॉरीफेरेंस आर मराइन, है ना, तो मोस्ट ऑफ लिखा हुआ है इसमें, इसका मतलब कि मोस्ट ऑफ लिखा हुआ है तो कुछ ना कुछ तो फ्रेश वाटर में भी हैं। तो ये चीज़ समझने वाली है। अगर आपको फ्रेश वाटर दे देगा तो आप गलत कर दो क्वेश्चन, क्योंकि एनसीईआरटी में तो मोस्ट ऑफ मैराइन लिखा हुआ है। तो ये चीज़ है, ऐसी अगर आप करोगे तो एनसीईआरटी को ऐसे डिकोड करते हैं, ये नहीं कि बस रीड कर दिया आपने हो गया। तो जब ऐसा कभी लेंदी पेपर आएगा तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, पेपर सॉल्व करने में। तो एनसीईआरटी का पेपर मतलब बायो का पेपर लेंदी था, इसमें कोई ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी जिनकी अच्छी प्रैक्टिस थी, जिन्होंने एनसीईआरटी बहुत बार रीड कर रखी है ना, पेपर अच्छे से सॉल्व कर रखे हैं, बहुत सारे पीवाईक्यू लगाए हैं, पीवाईक्यू बार बार लगाए हैं या मॉक टेस्ट दिए हैं, तो उनको इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि ये पेपर भी उन लोगों ने 35 मिनट में सॉल्व किया है। ठीक है, मेरे दोस्त हैं उन्होंने भी सॉल्व किया है पेपर बायो का 35-40 मिनट्स में। तो लेकिन वही बात है, जब इधर सॉल्व कर दिया तो फिजिक्स में अटक गई। तो ये चीज़ है। अब फिजिक्स तो टफ है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि फिजिक्स इजी आई थी या ये क्वेश्चन ऐसे कर सकते थे वैसे कर सकते थे। मैंने खुद पेपर दिया है, 3 बार दिया है अटैम्प्ट, चौथी में मेरा सिलेक्शन हुआ है। मुझे खुद पता है कि जब फिजिक्स का पेपर टफ आता है तो क्या कंडीशन होती है भाई। मतलब जब हमारे कभी मॉक टेस्ट में भी फिजिक्स का पेपर टफ आता था तो हम पहले ही देख लेते थे कि हाँ भाई इस बार फिजिक्स टफ है, बायो केमिस्ट्री अच्छे से करो, फिजिक्स में जो क्वेश्चन आ रहे हैं बस वही अटैम्प्ट करने। ये बहुत बड़ी चीज़, जब भी पेपर टफ होता है ना तो आप क्या दिमाग में लेके चलते हो कि यार मेरे तो फिजिक्स में अभी 10 ही क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, अभी मेरे को इतने और क्वेश्चन सॉल्व करने, आप पूरा लेके चलते हो और वहीं पे आप गलतियाँ करने स्टार्ट कर देते हो। छोटी छोटी मिस्टेक आपको उन क्वेश्चन में होती है जो क्वेश्चन आपको आ रहे होते हैं, क्योंकि जो नहीं आ रहे उनका तो आप वैसे भी कुछ नहीं कर सकते पेपर में। तो इसलिए जब भी ऐसा कभी हमारे टेस्ट पेपर आते थे टफ, तो मैं क्या करता था कि अगर पेपर टफ है तो मैं पहले ही सोच लेता था कि भाई पूरा तो मुझे अटैम्प्ट नहीं करना है, मेरे को बस एक बार पूरा पेपर पढ़ना है कि कौन सा क्वेश्चन मैं अटैम्प्ट कर सकता हूँ और मेरे आ जाएगा आंसर। क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो लगता है कि आ जाएगा आंसर, लेकिन उनका आंसर आता नहीं है, वो आपके टाइम कंज्यूम करने के लिए क्वेश्चन डाले जाते हैं। तो इस बार फिजिक्स का पेपर टफ था। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो नीट में हार्डली कभी किसी क्वेश्चन में यूज़ होता है वो आपका आया हुआ है ना। पीवाईक्यू, और ऐसा नहीं है कि पीवाईक्यू ड्राइव क्वेश्चन नहीं थे, पीवाईक्यू ड्राइव क्वेश्चन भी थे, बट जो पोर्शन रहता था पहले 70-80% पीवाईक्यू ड्राइव क्वेश्चन बचे हुए एनसीईआरटी की थ्योरी या फिर एनसीईआरटी की समरी से क्वेश्चन दे दिए हों, पहले ऐसे होता था। लेकिन इस बार जो पीवाईक्यू ड्राइव क्वेश्चन थे वो 55% टू 60% तक थे। उसके बाद 10% वो क्वेश्चन थे जिन्हें कहते हैं हम स्टैंडर्ड क्वेश्चन। स्टैंडर्ड क्वेश्चन कैसे कि आपको याद होगा कि जब मैं कोचिंग करता था तो टीचर कहते थे कि भाई इस क्वेश्चन का रिजल्ट याद कर लो। तो पूरा क्वेश्चन तो हम कहते नहीं सर हमें कॉन्सेप्ट पता है, हम एक ही क्वेश्चन तो आएगा ऐसा, अगर आया भी तो हम उसको ड्राइव कर लेंगे, वहाँ सर रटा हुआ नहीं रहता याद। लेकिन इस बार ऐसे क्वेश्चन आए थे जिनमें डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ हुए हैं। हमारे टीचर कहते थे चम्मच, ये आपके लिए चम्मच तैयार कर दिए, बस वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा तुम्हारा। तो इस बार चम्मच वाले क्वेश्चन भी आए हुए थे, अच्छे खासे थे, 4 से 5 क्वेश्चन थे जो स्टैंडर्ड रिजल्ट के ऊपर थे, जो कि आप अगर आपको पता है कि इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट ये है, इसमें वैल्यू पुट करनी है तो आपका आंसर आएगा। जैसे ये था जिसमें क्या था कि हाँ, जिसमें आपको म्यू निकालना था यानी फ्रिक्शन निकालना था, फ्रिक्शन कोफिशिएंट। तो वो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि पहले स्मूथ पे ऑब्जेक्ट को रोल कराया, फिर तुम्हारा रफ पे कराया, तो बताओ कि म्यू कितना होगा, है ना, ये क्वेश्चन था इस टाइप का। तो वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, वो हर एक टीचर कराता ही कराता है। ठीक, जनरली आप इग्नोर कर देते हो कि नहीं आते इतने टफ क्वेश्चन, लेकिन आ गया तो आ गया। आप ये नहीं कह सकते पेपर टफ बनाया, है ना। तो आप ही लोगों की डिमांड थी 2024 में कि पेपर बहुत ईजी बना दिया, कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली गई, तो एनटीए कोई चीज़ ईगो पे लग गई एनटीए के, तो अब
फिर ऐसा पेपर भी आ सकता है, एनटीए ने दिखा दिया आपको। वैसे केमिस्ट्री, अब केमिस्ट्री में यार देखो, तुमने अगर ऑब्जर्व किया हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टीरियो आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन आए हुए हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म हार्डली कभी नीट एग्जाम में आया हुआ है। अगर आप लास्ट 36 ईयर के क्वेश्चन देखोगे, 37 ईयर के, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन रेयरली कभी आते थे, और इस बार 2-2, 3-3 स्टीरियो आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना। वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन माना जाता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म का इसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो वो क्वेश्चन आए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री का पेपर भी मॉडरेट टेबल पे वो 2-4 क्वेश्चन लेके गए हैं। इजी क्वेश्चन थे इस बार, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन थे केमिस्ट्री के डेफिनेटली। कोई ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी से बाहर था केमिस्ट्री में, क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही थे, कॉन्सेप्ट भी एनसीईआरटी से थे। बैक एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन आए हुए हैं इस बार। अगर आपने बैक एक्सरसाइज की होगी सॉल्व, तो आपको लगेगा कि हाँ, बैक एक्सरसाइज से ये क्वेश्चन है। तो ये रहा केमिस्ट्री का। अब एक चीज़ जो मेरे को सही नहीं लगती है वो ये है कि कट ऑफ। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो हैं कि कट ऑफ इस बार 520 जाएगा, 550 जाएगा, या इतना कट ऑफ जाए। तो कोई नहीं कह सकता कट ऑफ कितना जाएगा। कोई भी नहीं ये अभी कह सकता है कि कट ऑफ ये जाएगा। जैसे लास्ट ईयर भी बहुत से टीचर्स, बड़े बड़े टीचर्स ने कहा था कि जिनके 620 630 नंबर हैं वो जाके नेटफ्लिक्स पे चिल करो, मूवी देखो, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। तो बाद में क्या हुआ वो आपको पता है, रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। तो इस बार भी ऐसा कोई कंफर्म नहीं है कि कट ऑफ तुम्हारी 550 ही जाएगी या 570 580 जाएगी। वो आपको जिस दिन रिजल्ट आएगा उसी दिन पता चलेगा, है ना, कि कट ऑफ क्या रहने वाला है तुम्हारा। वैसे अगर आप रैंक के अकॉर्डिंग देखो तो इस बार आपकी जनरल की जो कट ऑफ है वो 30-31,000 आपकी जाएगी, यानी यहाँ तक आपको कॉलेज मिल जाएगा। ये रैंक के अकॉर्डिंग है। और ओबीसी का आपका 32-33,000 पे आपको कॉलेज मिल जाना चाहिए इस बार। तो ये रैंक वाइज कट ऑफ, क्योंकि रैंक ज़्यादा, रैंक में कॉलेज की रैंक में ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता, है ना। लेकिन मार्क्स हो सकते हैं कि इस बार मान लो हो सकता है 650 पे आपकी अंडर 100 रैंक आ जाए, या अंडर 1000 रैंक आ जाए 650 पे। तो ये चीज़ पॉसिबल है इस बार, क्वाइट पॉसिबल है कि 650 पे आपकी अंडर 1000 रैंक हो बहुत आराम से। इस बार तो 650 नंबर पे शायद कॉलेज भी नहीं मिल रहा है। तो ये चीज़ है आपकी। और दूसरी चीज़ क्या है कि अब क्वालिफाइंग मार्क्स, तो क्वालिफाइंग मार्क्स डेफिनेटली इस बार क्वालिफाइंग मार्क्स कम होंगे। जनरल के लिए आप मान लो तो 110 या 720 के करीब होंगे, है ना। और ओबीसी का है तो वो 90 के आसपास आपका रहेगा क्वालिफाइंग मार्क्स। और बाकी बैकग्राउंड अगर आवाज़ आ रही है तो उसको अवॉइड करो, क्योंकि मैं हॉस्टल में हूँ। और आप भी जिनका पेपर अच्छा हुआ है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। आओ हॉस्टल में भाई, एमबीबीएस में आओ, फर्स्ट ईयर में आओ, हम लोग वेलकम करेंगे आपका अच्छे से। तो और बायो में मैंने 2 चीज़ें ऑब्जर्व की, एक तो आपकी एनसीईआरटी रीडिंग और दूसरी आपकी एनसीईआरटी की अंडरस्टैंडिंग। दोनों अलग चीज़ें हैं। यूट्यूब पे बहुत से ऐसे चैनल मिल जाएंगे जहाँ एनसीईआरटी सिर्फ रीड करते हैं इस नाम से कि देखो एनसीईआरटी बेटा वर्ड टू वर्ड पढ़ा रहे हैं। अब वर्ड टू वर्ड से काम नहीं चलेगा, अगर एनसीईआरटी का भी डेप्थ लेवल पे अंडरस्टैंडिंग है यार। अब देखो हॉस्टल है तो यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ों को आपको इग्नोर करना पड़ेगा, है ना। बैकग्राउंड बिल्कुल आवाज़ को इग्नोर कर दो, क्योंकि आओगे जब आप हॉस्टल में तो आपको भी लगेगा कि हॉस्टल में रहना एक अपने, मतलब कहते हैं ना कि एक स्पीसीज़ है, ह्यूमन स्पीसीज़ है, और एक एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं। तो ऐसी हॉस्टल की स्पीसीज़ है, ये बिल्कुल अलग होती है बाकी चीज़ों से। तो आओ, इस स्पीसीज़ में आपका वेलकम है। तो मैं कह रहा था कि हाँ, 2 चीज़ें हैं यार, कि एनसीईआरटी की रीडिंग और एनसीईआरटी की अंडरस्टैंडिंग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर एनसीईआरटी की रीडिंग के नाम पे आप सिर्फ वर्ड टू वर्ड पढ़ते जाओगे न्यूज़पेपर की तरह, तो कुछ नहीं होना उससे। इस बार एनटीए ने दिखा दिया है कि बायो में भी वो ऐसे क्वेश्चन बना देगा कि आप पेपर चाह के भी जल्दी नहीं कर पाओगे। मेरे दोस्तों ने भी, यहाँ कुछ जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है भाई, वो तो डेफिनेटली 4 साल से बायो पढ़ रहे हैं, वही सेम चीज़, तो उन लोगों ने किया भी है पेपर 30-35 मिनट में उन्होंने सॉल्व कर दिया है। तो और जो पहली बार जिनका अटैम्प्ट है, दूसरी बार उन्हें लगा होगा कि बायो भी भाई अच्छी खासी लेंदी है। तो बायो में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, और बायो में मैचिंग वाले क्वेश्चंस भी थे। वन वर्ड क्वेश्चन इस बार बहुत कम आए, है ना। वन वर्ड क्वेश्चन बहुत कम है। असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस भी थे। तो बायो में
मोर ओवर मैं कहूँगा कि पेपर थोड़ा सा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन क्योंकि ज़्यादा थे तो लेंदी साइड था बायो का पोर्शन। तो अब फिजिक्स में पेपर तो टफ था, इसमें कोई ऐसा डाउट नहीं है कि पेपर इजी था या कुछ भी ऐसा, और पेपर फिजिक्स की वजह से ही इसका कट ऑफ कम जाएगा, है ना। तो पेपर में पीवाई क्यू ड्राइव क्वेश्चन थे, कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिनमें रिजल्ट में डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा। टफ क्वेश्चंस भी थे इस बार, एक सरफेस टेंशन का क्वेश्चन था जिसमें पता ही नहीं था क्या करना क्या है, मतलब मैं तो देख के अब तो मैं भूल भी गया हूँ बहुत सी चीज़ें, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था इस क्वेश्चन में करना क्या है। और वहाँ एग्ज़ाम प्रेशर में, और एक चीज़ और होती है जब आपके पास ऐसा पेपर हो जब कि पेपर लेंथी भी है और टफ भी है, तो वहाँ पे जो 5-10 मिनट जाते हैं साइन कराने में, थंब इम्प्रेशन लेने में, कभी कैमरा वाला आ जाता है फ़ोटो लेने के लिए, जो 5-10 मिनट जाते हैं फिर वो बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं। क्योंकि उस टाइम होता ये है कि एक एक सेकंड आपको वो होता है, जब पेपर छूट रहा होता है तो लगता है कि यार 2 मिनट और 2 मिनट